मनोहर लाल खट्टर का जन्म हुआ था रोहतक जिले के बलियाली गांव में। कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय मोदी सरकार के वजीर मनोहर लाल खट्टर भी मेहनत और किस्मत का अद्भुत संगम है। मनोहर लाल खुद चाहते थे कि डॉक्टर बन जाएं, पिता चाहते थे कि बेटा व्यापारी बने, लेकिन किस्मत में तो लिखा था राजयोग। और गांव के अंदर जैसे बालक होते हैं, बहुत साधारण तरीके से पढ़ाई करते हुए, खेती का काम करते हुए, बहुत प्रकार के काम मैंने जीवन में किए। आज इस स्थान पर अगर मैं पहुंचा हूं तो अगर किसी को मैं श्रेय दे सकता हूं तो मैं अपनी मां को दे सकता हूं। बात चुप गई मनोहर लाल को। शपथ ले ली कि जब तक बंसीलाल सरकार नहीं गिरेगी तब तक गाड़ी नहीं कटाएंगे। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था। मनोहर लाल ने ही कंप्यूटर चलाना सिखाया था प्रधानमंत्री मोदी को। बड़ा रोचक किस्सा है ये। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गो और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज 5 मई है। आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय भारत सरकार के पावर मिनिस्टर मनोहर लाल का जन्मदिन है। आज ही के दिन 1954 में मनोहर लाल खट्टर का जन्म हुआ था रोहतक जिले के बलियाली गांव में। अगर मनोहर लाल खट्टर के पूरे नाम को मैं परिभाषित करूं तो फिर कह सकते हैं कि मेहनत और किस्मत, यानी कि मेहनत कश इंसान है और किस्मत के धनी है, मुकद्दर के धनी है। और इनको अगर जोड़ लिया जाए तो फिर एम से मेहनत और के से खट्टर और एम से मेहनत और के से किस्मत। और जिस प्रकार से मेहनत और किस्मत जब दोनों साथ देती हैं तो फिर बड़ी से बड़ा मुकाम हासिल हो जाता है। मैं आपसे इसलिए बता रहा था कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय मोदी सरकार के वजीर मनोहर लाल खट्टर भी मेहनत और किस्मत का अद्भुत संगम है। अगर आपको ये भी बता दूं कि मनोहर लाल खट्टर जो बिल्कुल साधारण से साधारण घर में पैदा हुए और आज देश की राजनीति के क्षितिज पर छाए हुए हैं। एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आने वाले युवक जिन्होंने किसानी की, मजदूरी की, व्यापार किया, गांव से चले और उसके बाद में आज राजनीति का वो मुकाम हासिल किया। अगर मनोहर लाल खट्टर की पारिवारिक पृष्ठभूमि देखें तो मनोहर लाल खट्टर जी का जब जन्म हुआ और उसके बाद में वो अपने परिवार के साथ में खेती किया करते थे। सब्जी की खेती थी, परिवार के साथ ही काम करते थे। खेत से सब्जी तोड़ते, उस सब्जी को ले जाकर साइकिल पर रोहतक की मंडी तक जाते, मंडी में सब्जी पहुंचाते, सब्जी बिकती, स्कूल जाते। और स्कूल जा कर के, क्योंकि मनोहर लाल चाहते थे कि डॉक्टर बन जाएं, इच्छा थी उनकी डॉक्टर बनने की, पढ़ाई में कुशाग्र थे, गणित पर अच्छी पकड़ थी, विज्ञान के फॉर्मूले खूब जानते थे। मनोहर लाल के बारे में कहा जाता है कि बहुत धीर और गंभीर, आज उनके व्यक्तित्व को देख लें तो भी आप समझ सकते हैं, बहुत धीर गंभीर रहे हैं। मनोहर लाल खुद चाहते थे कि डॉक्टर बन जाएं, पिता चाहते थे कि बेटा व्यापारी बने, लेकिन किस्मत में तो लिखा था राजयोग। और इस राजयोग को पूरा करने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने जो संघर्ष किया, जो मेहनत की और फिर राजनीति के अंदर जिस मुकाम तक पहुँचे, तो आप माने तो हरियाणा के ऐसे दूसरे नेता हैं मनोहर लाल खट्टर जो लगातार 9.5 साल से ज़्यादा समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री पद से अपनी सेवा मुक्त होने के बाद जब उन्होंने मुख्यमंत्री का अपना दायित्व छोड़ा तो उसके मात्र 3 महीने के अंदर ही बन गए भारत सरकार के वजीर। इस समय पावर मिनिस्टर हैं, शहरी आवास मंत्रालय संभाल रहे हैं। अगर मैं ये कह दूं कि मनोहर लाल खट्टर भी किशोर अवस्था में ये तय नहीं कर पा रहे थे कि करना क्या है। 10वीं पास करने के बाद वे दिल्ली के सदर बाजार में कपड़े की दुकान चलाने लगे। बड़े भाई ने सब्जी बेचकर खट्टर को पढ़ाया था। मनोहर लाल का परिवार जिस प्रकार से पुरुषार्थी समाज माना जाता है पंजाबी समाज को, और पुरुषार्थी समाज माने जाने वाले पंजाबी समाज ने
देश के विभाजन के समय और उसके बाद जिस प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना किया, वो सारी परेशानियां खट्टर मनोहर लाल के परिवार के साथ भी थी। और यही कारण था कि मजदूरी करते हुए और एक दुकान चलाते हुए और इसके साथ साथ मनोहर लाल खट्टर खुद पढ़ाई भी करते रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। एक उनका संस्मरण आपको याद आ रहा होगा कि जब पिताजी चाहते थे कि व्यापार करें और मनोहर लाल चाहते थे कि पढ़ाई करें, उन्होंने खुद भी बताया था कि अपनी माँ से, पिछले दिनों जब मातृ दिवस था उस पर अपने संस्मरण बता रहे थे माँ के लिए कि अगर माँ ना होती तो यहाँ तक ना होते। आप सुनिए उस समय क्या कह रहे थे मनोहर लाल। एक कहावत है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी एक किसका महिला का हाथ होता है। अब वो महिला पत्नी हो सकती है, वो महिला बहन हो सकती है, वो महिला माँ हो सकती है, वो दादी हो सकती है, नानी हो सकती है। लेकिन मैंने इस विषय को इसलिए स्पर्श किया कि मैं गांव में पैदा हुआ और गांव के अंदर जैसे बालक होते हैं, बहुत साधारण तरीके से पढ़ाई करते हुए, खेती का काम करते हुए, बहुत प्रकार के काम मैंने जीवन में किए। आज इस स्थान पर अगर मैं पहुंचा हूं तो अगर किसी को मैं श्रेय दे सकता हूं तो मैं अपनी मां को दे सकता हूं। और ये घटना सन 1970 की है। 70 में मैंने 10वीं पास की। पिताजी ने आगे पढ़ाने के लिए मना कर दिया कि मैं खेती का काम करता हूं, मैं परिवार में यानी मेरे भाई बहनों में सबसे बड़ा हूं। उनका कि मेरी खेती के काम में सहयोग करने के लिए मुझे एक बेटे की आवश्यकता जो है, तुम इसको शुरू करो, खेती के काम मेरा हाथ बटाओ। परिवार में कोई पढ़ा लिखा था भी नहीं। 10वीं पढ़ जाना उस समय के समय में आज से 55 साल पहले बड़ी बात मानी जाती थी। 10वीं पास कर गए, गांव में खास करके। मैंने जिद पकड़ी कि नहीं, मैंने आगे पढ़ाई करनी है। पिताजी ने स्पष्ट मना किया। उदास हुआ, पिताजी बाहर गए हुए थे, उदासी कारण से थोड़ा मैं मन भराता है, कष्ट होता है, रोने लग गया। मां ने मुझे पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो? मैंने कहा मैंने पढ़ाई करनी है। पिताजी ने मना कर दिया। बोले अच्छा, पढ़ाई में तुम जो एडमिशन लेना है, जाके दाखिला लेना है, तो कितना पैसा लगेगा पहली बार? मैंने कहा कॉलेज में ज्यादा पता तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 200-300 रुपया तो जरूर लगेगा। और आज भी स्वभाव हो सकता है, पुराने समय बहुत होता था। हमारी माताएं, हमारी दादी नानी अपने एक पॉकेट बना करके और कुछ ना कुछ पैसा जोड़ के रखती थी। तो अंदर गई और 300 रुपया ला करके मेरे हाथ पकड़ा। वो 300 रुपया लेकर के मैं एडमिशन करने गया। एडमिशन हुआ, कॉलेज में पढ़ने के लिए गया। शाम को आया, पिताजी ने डांटा, क्यों लेके आया एडमिशन? मैंने कहा तो ले आया। कितने पैसे लगे? 300 रुपए। कहां से लिए? मां से लिए। मां को भी डांटा। मैंने कहा अगर देख लो अब नहीं जाएंगे तो ये 300 रुपया बर्बाद हो जाएंगे। अब वो 300 रुपए बचाने हैं, इसलिए पिताजी ने मान लिया कि ठीक है, अब 300 रुपए लग गए तो पढ़ाई करो, मैं भी देता रहूंगा। घटना बड़ी सामान्य लगने वाली है, लेकिन आज जब मैं कल्पना करता हूं कि मान लो उस समय व्यवस्था ना होती कॉलेज में पढ़ने की, तो जैसे सामान्य व्यक्ति वैसे लगे रहते, खेत में जाते, खेती मजदूरी छोटी मोटी करते हैं, कहीं छोटा मोटा कोई और काम गांव में बहुत लोग आज भी करते हैं, हमारे साथी हैं, घूमते हैं, करते हैं। लेकिन उसके कारण से प्रेरणा मिली, शहर में गए, कॉलेज में पढ़े, दुनिया को देखा, देश को देखा, देश के बारे में समझा, कुछ अच्छे लोगों के संपर्क में आए, संस्थाओं के संपर्क में आए। तो माँ की जो अनुकंपा कह सकते हैं, माँ की तो अनुकंपा हुआ ही करती है। मनोहर लाल इधर काम भी करते थे और इधर पढ़ाई भी करते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और यहीं से जुड़ाव शुरू हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। संघ के नियम का कड़ाई से पालन करते थे। अपने जीवन के अंदर, अपनी दिनचर्या के अंदर उस सब को जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पॉलिसीज़ थी, नीतियाँ थी, उसको अपने जीवन में ढाला। मैंने आपको बताया कि रोहतक जिले के निदाना गांव में जन्म हुआ था 5 मई 1954 को। जब विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद में पश्चिम पंजाब जो आज पाकिस्तान में है,
पश्चिम पंजाब से विस्थापित होकर के जिस प्रकार से तमाम पंजाबी समाज आया था, उसी प्रकार से मनोहर लाल का परिवार भी आया था। कुछ समय बाद परिवार ने बनियानी गांव में खेती की ज़मीन खरीदी और बनियानी गांव असल में कहा जा सकता है कि मनोहर लाल का पैतृक गांव बना। आजीविका कमाने के लिए परिवार को मशक्क़त करनी पड़ती थी। पिता और दादा शुरुआती दिनों में मजदूरी करते थे, मैंने आपको पहले ही बताया, और वो विरासत मिली मनोहर लाल को, उन्होंने भी की। निंदाना गांव में बाद में दुकान खोली गई। मनोहर लाल के पिताजी, मैंने आपको बताया, हरबंस लाल चाहते थे कि बेटा खेती में हाथ बटाए। बेटा डॉक्टर बनना चाहता था और किस्मत को कुछ और मंजूर था। रोहतक के नेकीराम कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद जब मनोहर लाल आगे की पढ़ाई करने के लिए मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली गए, तो दिल्ली में उसी दौरान सदर बाज़ार में कपड़े की दुकान हुआ करती थी। खट्टर साहब बताया करते हैं, कई बार आपने सुना भी होगा कि रोहतक मेडिकल कॉलेज में 1 नंबर से चूक गए थे मनोहर लाल, जिस वजह से वो डॉक्टर नहीं बन पाए। इसके बाद में एम्स में, आर्म्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिले की तैयारी भी की, लेकिन उसका एंट्रेंस पास नहीं हुआ। एक बार किसी परिचित ने उनको कहा कि गोवा में डोनेशन पर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। 30,000 रुपये डोनेशन लग रही थी। मनोहर लाल ने जब ये बात अपने परिवार को बताई, डोनेशन की बात, तो सबने मना कर दिया। पिता ने कहा कि इतने पैसे से तो तुम अपना व्यापार कर सकते हो। और इसके बाद पिताजी से 15,000 रुपये ले करके दिल्ली सदर बाज़ार में कपड़े का काम किया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर किस प्रकार से संघर्ष था मनोहर लाल का सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आने का भी। संघ से जुड़ने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा था मनोहर लाल को, ये भी एक अपने आप में एक इसकी आप कहानी भी कह सकते हैं। पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और धीरे धीरे, क्योंकि परिवार नहीं चाहता था, परिवार की इच्छा थी कि मनोहर लाल का अपना घर बसाएं, शादी करें, लेकिन मनोहर लाल के मन में तो चल रहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ करके और देशभक्ति में लग जाएं। इसलिए मैंने कहा कि कशमकश बड़ी भारी थी, परिवार की और अपनी। 1977 में, 1977 में, वो युग जब इमरजेंसी के समय से देश मुक्त हुआ था। 77 में संघ से जुड़े। 1979 में प्रयागराज के अंदर विश्व हिंदू परिषद की सभा में उनकी मुलाकात संघ के कई बड़े पदाधिकारियों के साथ हुई। धीरे धीरे संघ के प्रति उनका लगाव गहरा होता गया। बाद में संघ के फुल टाइम प्रचारक भी बने, पूर्णकालिक प्रचारक। खट्टर ने तय कर लिया था कि अविवाहित रहेंगे, देश सेवा में रहेंगे। 1979 में ये तय कर लिया था। और उसी साल उनके छोटे भाई जगदीश ने जब बीकॉम पास किया, तो मनोहर लाल जी ने कह दिया कि अब आपकी पढ़ाई ठीक ठाक हो गई है, बिजनेस आप संभालिए और मैं देश की सेवा में चलता हूँ। भाई ने कहा कि मुझे कोई नया बिजनेस करा दो। लेकिन तब तक क्योंकि मनोहर लाल अपनी संघ की प्लानिंग अपने अंदर बना चुके थे, हालांकि परिवार में नहीं बताया किसी को। छोटे भाई से कहा कि 1 साल तक मेरे साथ बिजनेस संभालो, बाद में तुम्हें अलग से बिजनेस करा देंगे। व्यापार के साथ साथ लगातार संघ में सक्रिय रहे और फिर अपने छोटे भाई को बिजनेस सौंप कर देशभक्ति के लिए, संघ के प्रचार के लिए निकल पड़े। जब मनोहर लाल ने प्रचारक बनने की बात अपने परिवार में बताई और प्रचारक बनने की बात चली, तो परिवार को लगा कि कोई नहीं, 3-4 साल में लौट के आ जाएगा वापस बेटा। 3 साल पूरे हो गए। पिताजी ने फिर कहना शुरू कर दिया कि अब घर लौट आओ। हर माँ बाप चाहते हैं कि बेटा उनके साथ ही रहे, संतान साथ में रहे। लेकिन मनोहर लाल जो दिल में ठान चुके थे, वो रास्ता जटिल तो था, लेकिन उस रास्ते पर चलने का मनोहर लाल सोच चुके थे। भाई बहनों में बड़े थे, परिवार का दबाव था कि भाई शादी कर लीजिए, कि आपकी शादी होगी तो फिर छोटों की होगी, समाज के अंदर हुआ ही करता है। मनोहर लाल ने जिद की अपने पिता के साथ और छोटे भाई की शादी करा दी। जब मनोहर लाल को लगा कि अब पिताजी समझ जाएंगे कि वो लौटना नहीं चाहते, यानी कि जो पारिवारिक जीवन है इसके अंदर से निकल करके वो जो संघ की पृष्ठभूमि में जा चुके हैं, वहाँ से वापस लौटना अब उनके लिए आसान नहीं था। लगातार पिता कह रहे थे कि आप वापस लौट आइए। तो मनोहर लाल ने एक दिन आखिर कठोर मन करके पिता से कहा कि पिताजी आपके 5 बेटे हैं। एक संस्मरण है, मनोहर लाल खुद कई बार बताया करते हैं इसको। अपने पिता से कहा कि पिताजी आपके 5 बेटे हैं, दिल्ली में इतनी भीड़ है, ट्रैफिक है, यहाँ वहाँ से गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, टक्कर लगती है, जान चली जाती है। 13 दिन तक याद करते हैं।
यही सामाजिक दायरा है। जब कोई अपना चला जाए तो 13 दिन याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। मनोहर लाल ने बड़ा कठोर मन करके पिता से कहा कि आप भी सोच लेना कि आपके 5 नहीं 4 बेटे हैं। पिताजी ने भी कह दिया कि ठीक है बेटा, आज के बाद तेरे को वापस आने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन इतनी कठोर बात भी नहीं चलेगी। और ये सफ़र शुरू हुआ मनोहर लाल का जब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर पूरी तरह से रच बस गए, यानी कि आरएसएस मनोहर लाल का और मनोहर लाल आरएसएस के। अब हरियाणा के और न केवल देश के ऐसे कई हिस्से जहाँ पर वो बतौर प्रचारक रहे। अगर इसके साथ देखें तो मनोहर लाल जितने कठोर थे उतने हाजिर जवाब भी माने जाते हैं। कठोरता तो क्योंकि जब आपको कोई निर्णय लेना हो तो फिर आपको कठोर बनना पड़ता है। बात 1994 की है। जगाधरी में संघ की शिक्षा वर्ग चल रहा था। आखिरी दिन सरसंघ चालक रच्चू भैया का भाषण चल रहा था। प्रांत प्रचारक मनोहर लाल के पास से गुजरे। उन्होंने मनोहर लाल से कहा कि हम सोच रहे हैं कि आपको बीजेपी में भेज दें, संगठन मंत्री बना करके। बहुत कैजुअल तरीके से कहा था। तो मनोहर लाल ने भी बड़े मजाक के अंदाज में पूछ लिया कि ये सीटी आपको दे दूं या प्रार्थना करा लूं, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जाते रहे हैं, जो संघ के कार्य प्रणाली से, संघ के किस प्रकार से संघ काम करता है उससे परिचित हैं, तो उनको याद होगा कि संघ की नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जो प्रार्थना हुआ करती है। तो मनोहर लाल जी ने भी कह दिया कि ये सीटी आपको दूं या प्रार्थना करा लूं। इस पर कहा उनको प्रचारक ने कि इतनी जल्दी भी क्या है। तब मनोहर लाल जी ने कहा कि मुझे जल्दी नहीं है, लेकिन आपको ये बात बताने के लिए क्या यही समय मिला था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितने हाजिर जवाब थे मनोहर लाल। और यहाँ से मनोहर लाल की एंट्री हुई भारतीय जनता पार्टी में, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बीजेपी में आए बतौर संगठन मंत्री। और बतौर संगठन मंत्री उनको हरियाणा का कार्यभार भी मिला। 1994 में मनोहर लाल खट्टर हरियाणा प्रदेश के भाजपा के संगठन महामंत्री बनाए गए। जब वो हरियाणा के भाजपा के संगठन महामंत्री बने तो उन्हें बताया गया कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी पर करीब 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। यानी कि जब पार्टी मिली तो पार्टी कर्जदार थी। मनोहर लाल ने पूछा कि आखिर ये कर्ज हुआ कैसे। बताया गया कि जो प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी साहब ने लोन पर एक कार खरीदी थी। आपको बता दूं कि रमेश जोशी जो आजकल फरीदाबाद की मेयर हैं, परवीन बत्रा जोशी, उनके ससुर थे, संदीप जोशी के पिताजी। बताया गया कि रमेश जोशी जी ने कार खरीदी थी। खट्टर को पार्टी चलाने की उस समय ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि संघ से आए थे। और आते ही पता चला कि कर्ज है, परेशान हो गए। कहते हैं ना कि सर मुंडाते ही ओले पड़े। मनोहर लाल जी को भी यही लगा शायद। सुषमा स्वराज उस समय हरियाणा की प्रभारी हुआ करती थी। दिवंगत सुषमा स्वराज से मनोहर लाल जी ने इस बारे में बात की तो सुषमा जी ने उन्हें बताया कि आप पार्टी के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी जी को एक थैली भेंट करने का कार्यक्रम करा लो। उस समय स्थिति ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना नेता थे ना कार्यकर्ता थे। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी उससे पहले 1987 का दौर था, जब एक बार चौधरी देवीलाल की पार्टी के साथ में मिल करके इस गठबंधन से सत्ता में आ गई थी बस सिर्फ। नहीं तो इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहुत बड़ा कैडर नहीं था। बड़ी बात थी। सुषमा जी ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आडवाणी जी, एक आप रैली करो, कार्यक्रम करो और उस रैली में एक थैली भेंट करो। थैली की बात हमेशा चलती रही है। खासकर जो पुरानी सियासत थी उसके अंदर पार्टी चलाने के लिए, संगठन चलाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता को थैली भेंट किया करते थे, तोला करते थे सिक्कों से। कहा जाता था कि जितना नेता का वजन है उतना पैसा देंगे। कहीं ये चलती थी कि जितने जिले हैं उतना पैसा दिया जाएगा, उतने लाख रुपए दिए जाएंगे। तो सुषमा स्वराज जी ने राय दे दी मनोहर लाल जी को। सुषमा जी ने राय दे दी मनोहर लाल जी को कि आप थैली भेंट करिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आडवाणी जी को। जितना पैसा चंदे के तौर पर आएगा उसका 15% आपको पार्टी फंड में मिल जाएगा स्टेट चलाने के लिए। कार्यक्रम के लिए प्रदेश भाजपा को लगभग 3.5 लाख रुपए मिल गए। यानी कि जो मनोहर लाल ने अपने जो संगठन मंत्री रहते हुए जो थैली भेंट की गई, इतना पैसा हुआ कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 3.5 लाख रुपए आ गए। और जो लोन था, कर्ज था पार्टी पर, वो कर्ज मुक्त हो गई भारतीय जनता पार्टी इस पॉलिसी के साथ में। मैं आपको बता रहा था कि मनोहर लाल बहुत
जिद के और बहुत बात के धनी हैं। एक आपको इंसिडेंट याद होगा, मैं मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल जी के निवास पर जो चंडीगढ़ संत कबीर कुटीर एक बार जाना हुआ था, मनोहर लाल जी से मिले भी थे और एक फ़ोटो लगा हुआ था उनके कक्ष के अंदर, जिसके अंदर मनोहर लाल खट्टर बड़ी दाढ़ी में थे। आपको बताता हूँ वो बात क्या थी, और जो जिद वाली बात मैं आपको बता रहा था, 1999 की बात थी। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी गठबंधन की सरकार थी। चौधरी बंसी लाल सरकार के मुखिया थे। एक दिन बतौर संगठन मंत्री मनोहर लाल मिलने गए मुख्यमंत्री बंसी लाल से। चौधरी बंसी लाल भी जिद्दी थे, कठोर थे। चौधरी बंसी लाल ने कह दिया मनोहर लाल जी के लिए कि अगर मनोहर लाल भाजपा के संगठन मंत्री हैं, उनको मिलना है तो फिर हमारी पार्टी के संगठन मंत्री से मिले, मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। बात चुप गई। मनोहर लाल को शपथ ले ली कि जब तक बंसी लाल सरकार नहीं गिरेगी तब तक दाढ़ी नहीं कटाएंगे। 22 जून को भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विकास पार्टी से समर्थन ले लिया वापस। 25 जून 1999 को फ्लोर टेस्ट हुआ। सरकार भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन की सरकार थी वो तो गिर गई, लेकिन कांग्रेस की मदद मिली, सरकार बच गई। 1 महीना लगा कांग्रेस को भी समर्थन वापस लेने में। 24 जुलाई को हरियाणा के अंदर जब पहले बीजेपी के समर्थन वाली और फिर कांग्रेस के समर्थन वाली चौधरी बंसी लाल की सरकार गिर गई, भाजपा के संगठन मंत्री मनोहर लाल खट्टर का संकल्प पूरा हुआ और उन्होंने अगले दिन दाढ़ी कटवाई। ये जो आपको मैंने इंसिडेंट बताया, ये हरियाणा की राजनीति के अंदर बड़े चटकारे लेकर लिया जाता है कि किस प्रकार मनोहर लाल ने शपथ ली और चौधरी बंसी लाल की सरकार धराशायी हुई। उसके बाद हरियाणा के अंदर सरकार बनी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, बीजेपी का चौटाला साहब के साथ अलायंस हुआ। अलायंस के बाद में सरकार बनी और फिर चुनाव हुआ, तो चुनाव के बाद में पूर्ण सरकार बनी ओम प्रकाश चौटाला जी की। लेकिन जो भाजपा के रिश्ते चौटाला परिवार चौटाला साहब के साथ थे वो कभी सहज नहीं रहे, और उसके बाद में संभव आप मान लें कि वो आखिरी गठबंधन था हरियाणा के अंदर जब बीजेपी गठबंधन के साथ हुई। 2000 के चुनाव के बाद में हरियाणा में बीजेपी ने कभी गठबंधन नहीं किया। 2005 का चुनाव बीजेपी अपने बूते लड़ी, 2009 का विधानसभा चुनाव अपने बूते लड़ी, और उसके बाद में 2014 का चुनाव हुआ। ये 2014 का चुनाव पहला चुनाव था जब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर अपने बलबूते बहुमत में आई। उसी समय पहली बार विधायक बने मनोहर लाल खट्टर। करनाल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता और विधायक बने। उस समय पार्टी के अंदर बहुत सारे नाम थे। मैं आपको एक बात और बता दूं, एक मेरे परिचित बता रहे थे कि एक दौर वो भी था 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले मनोहर लाल जी को लगता था कि कहीं कोई गड़बड़ है, कहीं बात बन नहीं रही। रामविलास शर्मा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, लेकिन मनोहर लाल के शुभचिंतकों ने उनको कहा कि आप अभी धैर्य से चलते रहिए। धैर्य रखा मनोहर लाल जी ने, और जब पहली बार विधायक बने तो उस समय कई नाम थे मुख्यमंत्री की दौड़ में। रामविलास शर्मा मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में थे, उस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, कई बार विधायक रहे थे। अनिल विज मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, कई बार के विधायक थे। कैप्टन अभिमन्यु सीएम बनने की दौड़ में थे, ओपी धनखड़ थे, कृष्णपाल गुर्जर थे, कई नाम थे। लेकिन इसके बावजूद जब बात आई कि हरियाणा का मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, हरियाणा की कमान किसको मिले, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र गई मनोहर लाल पर। लोकसभा के लिए चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया था मनोहर लाल ने, और क्योंकि हरियाणा के अंदर पहली बार 10 में से 7 लोकसभा सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में अच्छे से थी, क्योंकि 10 सीटें हरियाणा की लोकसभा गठबंधन हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ में था। 10 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ी और 8 में से 7 सीटें जीती। मात्र एक रोहतक की सीट उस चुनाव में बीजेपी हारी थी। उसी के बाद से हरियाणा में सक्रिय थे मनोहर लाल। जब अक्टूबर में चुनाव हुआ, पहली बार विधायक बने, भाजपा अपने बूते सत्ता में आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार के विधायक बने मनोहर लाल पर अपनी मोहर लगा दी। मनोहर लाल बन गए हरियाणा के मुख्यमंत्री। पहली बार मुख्यमंत्री बने 2014 में, और फिर 2019 में चुनाव आया तो फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। अब बात आ जाती है कि मनोहर लाल जी की, जो मैं आपको बता रहा था
कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता था, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ में जो संबंध थे मनोहर लाल खट्टर के, आपको ध्यान होगा गुरुग्राम की वो रैली जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, सुनिए क्या कहा था। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में मोटरसाइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। बता रहे हैं एक दरी पर साथ सोते थे, एक मोटरसाइकिल पर साथ घूमते थे। मनोहर लाल ने ही कंप्यूटर चलाना सिखाया था प्रधानमंत्री मोदी को। बड़ा रोचक किस्सा है ये। एक बार खुद मनोहर लाल ने इस बात को सार्वजनिक भी किया था, क्योंकि मनोहर लाल, मैंने आपको बताया कि टेक्निकल आदमी रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में कुशाग्र थे, कंप्यूटर के जानकार थे, पूरी नॉलेज थी। एक्सेल शीट कैसे बननी है, वर्ड्स में कैसे काम होगा, गूगल के अंदर क्या कब कैसे सर्च करना, ये सब मनोहर लाल उस समय से जानते थे जब कंप्यूटर आया ही आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंप्यूटर सिखाने का काम भी मनोहर लाल खट्टर ने किया 1996 में। जब मनोहर लाल की मुलाकात नरेंद्र मोदी जी से रोहतक में हुई थी, एम्बेसडर कार से आए थे, आते ही उन्होंने एक लड़के को गाड़ी में से डिब्बा निकालने को कहा। डिब्बा खोला गया। प्रधानमंत्री मोदी उस समय के जब संगठन मंत्री थे, पूछा क्या है मनोहर लाल जी ये। मनोहर लाल जी ने कहा कि मोदी साहब ये कंप्यूटर है, इससे हम बहुत से काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को उस समय उन्होंने, यानी कि मनोहर लाल जी ने, इंटरनेट कैसे इस्तेमाल होगा, ईमेल कैसे की जाती हैं, गूगल पर अकाउंट कैसे खुलेगा, ये सब बताया। और ये नई चीज़ देख करके इतना इंटरेस्ट जागा प्रधानमंत्री मोदी का कि उन्होंने बाद में एक लैपटॉप भी लिया और उस पर काम करना शुरू किया। कंप्यूटर में जो इंटरेस्ट था, एक इसी का कमाल था कि हरियाणा में सत्ता संभालने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस थी सरकार की उनको कंप्यूटराइज्ड किया। तमाम पोर्टल बनाए गए और उन पोर्टल्स पर सारे काम हुए। 1996 का दौर था, मैंने आपको बताया, क्योंकि यही बात 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी। मैं आपको बता रहा था कि अभी किस प्रकार बताया था प्रधानमंत्री ने, आपको मैंने सुनवाया भी कि किस प्रकार मोटरसाइकिल पर पीछे बैठ के घूमते थे। आपको मैं बताता चलूं कि 2000 में मनोहर लाल जम्मू कश्मीर के प्रभारी थे। जो प्रधानमंत्री मोदी और मनोहर लाल की दोस्ती की अगर बात आती है, जो कितनी प्रगाढ़ कैसे हुई। इसी साल गुजरात में चुनाव था जब वो जम्मू कश्मीर के प्रभारी थे 2002 में। उस समय तक नरेंद्र मोदी बन चुके थे गुजरात के मुख्यमंत्री। मोदी ने मनोहर लाल को भेजा कच्छ जिले में इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए। दरअसल 2001 के भूकंप के बाद हुए राहत कार्यों से इलाके के लोगों में असंतुष्ट था, आक्रोश था सरकार के लिए। लेकिन मनोहर लाल के चुनाव अभियान से उस क्षेत्र में जहां बहुत ज़्यादा गुस्सा और आक्रोश था, 6 में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। इस जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय कहा था कि ये जीत हमारे लिए बोनस है। 2004 में मनोहर लाल को दिल्ली और राजस्थान सहित 12 राज्यों का प्रभारी बनाया गया। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक बाला साहब आप्टे के साथ चुनाव सहायक योजना पर भी काम किया गया और इसके बाद उन्हें 5 राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, यहाँ का संगठन मंत्री महामंत्री बनाया गया। मनोहर लाल के प्रभारी रहते हुए जब वो जम्मू कश्मीर के प्रभारी थे तो उस समय पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ 11 सीटें जीती थी। ये वो सारा दौर था जिस संघर्ष के दौर से निकल करके मनोहर कुंदन बने थे और यहीं से मनोहर को मनहर कहा जाना शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मनहर हैं, मन हर लेते हैं।
और अगर मैं आपको बता दूं कि मनहर जो नाम है भगवान कृष्ण का भी नाम है एक। खैर, अब बात आ जाएगी हरियाणा की। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल खट्टर, तो उस समय हरियाणा अव्यवस्थाओं का काफ़ी शिकार था। CLU, बदली, ट्रांसफर्स, नौकरियां, प्रमोशंस, यानी कि तमाम कामों के अंदर एक चला करता था कि नेताओं की तरफ से पर्ची हुआ करती थी और या फिर खर्चा चलता था। नेता, अधिकारी, कर्मचारी, सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता, नेता लोग, ये सभी इस गोरख धंधे के अंदर पूरी तरह से मशगूल हुआ करते थे। आपको ध्यान होगा, सरकारी नौकरी लगाने के लिए लोगों को अपनी ज़मीन तक गिरवी रखनी पड़ती थी। ये बात पिछले दिनों नायब सिंह सैनी ने भी कही थी एक बार। और सरकारी नौकरी का मतलब ये हुआ करता था, लोग सोचते थे कि सरकारी नौकरी अगर मिल गई तो फिर उस परिवार के बारे न्यारे हो जाते हैं, क्योंकि नौकरी बड़ी मुश्किल थी, दूर की कौड़ी बन चुकी थी। आम आदमी तो नौकरी तक पहुंच नहीं पाता था। इस व्यवस्था को देख करके मनोहर लाल के मन में तड़प हुई। हरियाणा की इस हालात को बदलने के लिए, हरियाणा की स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए मनोहर लाल ने जो संकल्प लिए, जिस प्रकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम हुआ, वो हरियाणा जहां कभी पर्ची और खर्चे की बात करती चलती थी, वो हरियाणा जहां पर सत्ताधीशों को, मुख्यमंत्री को जेल तक जाना पड़ा, उसी हरियाणा के अंदर नौकरियों के मामले में मिसाल दी जाने लगी कि एक हरियाणा ऐसा राज्य है कि जहां पर नौकरी के लिए ना कोई पर्ची चलती है, ना कोई खर्ची चलती है। मनोहर लाल ने एक उदाहरण पेश कर दिया हरियाणा के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची की नौकरी। और ये उदाहरण ना केवल हरियाणा बल्कि हरियाणा से होते हुए पूरे देश में गया। और इस उदाहरण को, यानी कि बिना पर्ची और बिना खर्ची वाली नौकरी के मामले को, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार चुनावी सभाओं में, संसद में, बीजेपी की मीटिंग्स में कई जगह कहते रहे हैं। और इस मुहिम को हरियाणा का बड़ा समर्थन भी मिला। नौकरियों में पारदर्शिता के साथ साथ भी और भी मनोहर लाल के मुख्यमंत्री रहते हुए जो हरियाणा के फैसले थे, यानी कि 2014 से और 2024 तक लगभग 9.5 साल के अपने मुख्यमंत्रित्व काल में हरियाणा के अंदर जो जन कल्याणकारी नीतियां लागू की, उससे मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की जनता के लिए एक बार फिर मनहर के रूप में साबित हुए। हरियाणा में डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देना, जैसे डिजिटल हरियाणा, CM विंडो, ये तमाम वो चीज़ें थी। CM विंडो तो एक इस प्रकार का प्रयोग था कि जिसके अंदर ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की गई। मुख्यमंत्री के दरवाजे पर, हालांकि नायब सिंह सैनी आज कहते हैं कि उनके दरवाजे खुले हैं, सभी का अपना काम करने का तरीका होता है, लेकिन मनोहर लाल चाहते थे कि कोई व्यक्ति अपने काम के लिए, अपनी शिकायत के लिए उनके दरवाजे तक ना आए। अगर किसी को शिकायत करनी है तो फिर हर जिले में मुख्यमंत्री कार्यालय हो गया CM विंडो के रूप में। और इनसे प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी। विभिन्न सरकारी सेवाओं जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, संपत्ति पंजीकरण, ये सब कुछ ऑनलाइन किया गया। इन सबसे देखें, पोर्टल से देखें, तो जहां आम आदमी तक सेवा आसान हुई, वहीं भ्रष्टाचार से भी मुक्ति मिली। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि को लेकर के, किसानों को लेकर के भी कई योजनाएं लागू की। मसलन मेरा पानी मेरी विरासत, इसके साथ साथ जल गहन, यानी कि धान की जैसी फसल को, जिस पे पानी ज़्यादा लगता है, इसकी जगह वैकल्पिक फसलें जैसे मक्का, बाजरा, इस प्रकार की खेती को प्रोत्साहित किया। भूजल संरक्षित रहे, इस पर काफ़ी काम हुआ। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिस प्रकार से हरियाणा में लागू हुई, जिसमें कि छोटे किसानों को 6,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है, एक अद्भुत योजना रही। फसल नुकसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान किसानों को त्वरित मुआवजा मिल जाए, इसकी व्यवस्था बनाना, यानी कि तमाम काम थे जिससे दिखता है कि जवान, किसान और व्यापारी, चाहे कोई भी हो, सभी के लिए मनोहर लाल की पॉलिसीज़ एक अच्छा काम करने वाली थी। मनोहर लाल खट्टर ने शिक्षा और युवाओं के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया। इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर दिए गए। मेधावी छात्रों को मुफ्त कोचिंग मिले ताकि वो इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश जैसे परीक्षाओं में सफल हो जाएं।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एक इस प्रकार का मुहिम साबित हुई जिससे कि लिंगानुपात के रूप में, यानी कि जो फीमेल चाइल्ड सेक्स रेशो जो था हरियाणा का, जिससे हरियाणा की बदनामी होती थी, वो उससे में काफ़ी सुधार आया। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिला। सामाजिक सुरक्षा और हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, इन योजनाओं को लेकर के जिस प्रकार आयुष्मान भारत योजना आप देख सकते हैं, इन योजनाओं को बढ़ावा दिया गया। गरीब परिवारों को अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ प्रदान हो, इसके लिए स्पेशल पैकेज शुरू हुए। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते थे उनके लिए अलग योजनाएं बनी। वृद्धावस्था पेंशन, विधवाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए, दिव्यांगों के लिए जो पेंशन आती हैं उसका ताना बाना मजबूत हो, लोगों को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, खासकर बुजुर्गों और दिव्यांगों को, विधवाओं को। इसके लिए पेंशन के अंदर बड़ी बढ़ोतरी हुई। अंत्योदय के सिद्धांत को अपनाते हुए समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के उत्थान पर जोर दिया, यानी कि गरीब परिवारों की जो आय है वो 6,000 रुपये उनको सहायता तक दी जाने लगी ताकि उनकी ज़रूरत पूरी हो। यानी कि आप समझ सकते हैं कि मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री रहते हुए तमाम प्रकार की योजनाएं, तमाम प्रकार के प्लानिंग्स, तमाम प्रकार की आम जन के हित की योजनाएं और उनका फिर सरलीकरण किया जाना। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कोई डिजिटल वितरण के अंदर कोई परेशानी है तो उसको ठीक किया जाए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल खट्टर ने, चाहे वो उनकी बिना पर्ची बिना खर्ची वाली हो, चाहे ट्रांसफ़र पॉलिसी हो, चाहे हेल्थ पर पॉलिसी हो, सभी योजनाएं हरियाणा के लिए एक मिसाल बनती गई। और फिर आपको वो भी ध्यान दिला दूं कि वो जो दौर था जब हरियाणा की राजनीति से केंद्र की राजनीति में पहुंचे मनोहर लाल, नारा भी दिया जाता है कि जैसे मोदी वैसे मनोहर। 12 मार्च 2024 का दिन था। आपको मैंने बताया था 11 मार्च 2024 को गुरुग्राम में प्रधानमंत्री मोदी आए थे, वहाँ पर खूब तारीफ की थी। अगले दिन 12 मार्च 2024 को मनोहर लाल खट्टर जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, चंडीगढ़ के अंदर विधायक दल की बैठक बुलाई गई, क्योंकि भाजपा के विधायक 40 थे, एक विधायक बढ़ चुका था, 41 हो गए थे। इस बैठक के अंदर जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे इंडिपेंडेंट एमएलएज वो भी बुलाए गए, लेकिन जो गठबंधन सहयोगी पार्टी थी जननायक जनता पार्टी, उसको नहीं बुलाया गया। बैठक के बाद मनोहर लाल खट्टर ने अपना जो मंत्रिमंडल था, सब मंत्रियों के साथ में पहुंचे राज्यपाल से मिलने के लिए। इसी बीच खबर आई कि मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है। एकदम से जैसे राजनीति के अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि सुनामी आ गई। दो चीज़ हो गई कि एक तो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया और दूसरा मनोहर लाल खट्टर जी का इस्तीफा हो गया। नए मुख्यमंत्री का चयन हो, इस पर चर्चा शुरू हो गई। अभी लोग कयास ही लगा रहे थे कि देर शाम को नायब सिंह सैनी चुन लिए गए हरियाणा विधायक दल के नेता और बन गए मुख्यमंत्री। कुरुक्षेत्र के सांसद हुआ करते थे, आगे भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर की अनुशंसा पर बने नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री। इसके पीछे भी एक बड़ी गजब की दोस्तों एक स्टोरी रही है। और खट्टर और सैनी जिस प्रकार से मोदी और मनोहर का रिश्ता रहा है, वैसे ही खट्टर और नायब का भी एक अलग ही रिश्ता है। नायब सैनी से मनोहर लाल खट्टर की करीबी लगभग 2 दशक से ज़्यादा पुरानी है। इधर 12 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने, विधानसभा का सत्र हुआ, मनोहर लाल खट्टर ने अपना विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर बीजेपी क्या करने जा रही है, आखिर हो क्या रहा है, क्या मनोहर लाल खट्टर अब राजनीति से अलग होंगे। लेकिन इसी बीच 13 मार्च की शाम को भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा कैंडिडेट्स की लिस्ट आई और उस लिस्ट के अंदर तय हो गया कि अब मनोहर लाल के लिए अब अगला दायित्व जो है, अगली सीढ़ी शुरू होने जा रही है। करनाल से लोकसभा का उन्हें कैंडिडेट घोषित किया गया। पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते मनोहर लाल। चुनाव जीतने के बाद में जो बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव जीते, उनमें चुनाव जीतने के बाद में उनको मोदी सरकार के अंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में ऊर्जा, आवास और शहरी मामलों के जैसा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स दिए गए, उनके मंत्री बने। यानी कि आम किसान परिवार से, आम साधारण परिवार से शुरू होकर के आज मनोहर लाल खट्टर देश की राजनीति के क्षितिज पर छाए हुए हैं। तो ये थी मनोहर लाल खट्टर के जन्मदिन पर हमारी विशेष पेशकश।
आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।